अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और हमारा आज का लेक्चर है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक और नाम दिया जाता है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अब आप इसके नाम पे अगर आप जाहिर करें तो कोऑर्डिनेट के साथ आ रहा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी है, लेकिन इसके अंदर शेयरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये था कि दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, दोनों एटम्स बराबर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक एटम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन इसमें केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें केस डिफरेंट ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, वो एक ही एटम करता है दूसरे के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाता हूँ एमोनिया का, NH3। अब NH3 में हमें पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। यहाँ से हाइड्रोजन आके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। अब ये जो एमोनिया है ना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीनों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट है। ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक चीज़ हमने डिस्कस ये की थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने शेयर किए हैं, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग नाम देते थे बॉन्ड पेयर का। ठीक है, ये पेयर है, ये पेयर है, इसको हम लोगों ने नाम दिया था बॉन्ड पेयर का। अच्छा, अब आप देखें कि ये हमारे पास एक नया इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है और कंपाउंड स्टेबल होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बाकी बचा हुआ है। जिस इलेक्ट्रॉन के पेयर ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो स्टेबल हो गया हो और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बाकी बचा हो स्टेबल होने के बाद, तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग नाम दे देते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन यही कहेंगे कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं या दो से ज्यादा एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और बनाने के बाद वो दोनों स्टेबल हो गए हैं, कंपाउंड स्टेबल हो गया, कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स थे सब के सब स्टेबल हैं, और उसके बाद अगर किसी एटम के ऊपर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो उस पेयर को हम लोग लोन पेयर का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब चलते हैं जी। बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमेशा उसी वक्त बनेगा जब कोई एक मॉलिक्यूल या कोई एक एटम ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो। अगर किसी के पास कोई ऐसा दो चीजें ने आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाना है, जुड़ने वाले दोनों में से किसी एक के पास लोन पेयर का होना जरूरी है। अगर किसी एक के पास भी लोन पेयर नहीं है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। अब अगर आप देखें तो पहली कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है कि इसके पास लोन पेयर मौजूद है। एमोनिया का जो स्ट्रक्चर था ये NH3, ठीक है जी। यहाँ पे इसके ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। इसके मुकाबले में मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड का देखें, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है जी 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3, 1 2 और 3। अब फ्लोरीन का इसके साथ बॉन्ड बनता है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयर कर लेता है। सेम यहाँ पे एक फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और सेम उसी तरह यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए 3 फ्लोरीन इसके साथ आगे जुड़े बोरोन के साथ। ये वाला फ्लोरीन भी स्टेबल हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 और 8। ये फ्लोरीन भी स्टेबल है, 2 4 6 और 8। ये फ्लोरीन भी स्टेबल है, 2 4 6 और 8। लेकिन बोरोन स्टेबल नहीं है। बोरोन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है बोरोन के पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखें कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर मौजूद है और दूसरा उसके मुकाबले में कोई ऐसा एटम आ सकता है, कोई ऐसा आयन आ सकता है, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब देखिए ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसके अंदर जो बोरोन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब ये क्या करेगा कि ये एमोनिया के पास आएगा और ये एमोनिया के पास एक ऐसा पेयर मौजूद है जो कि इसकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं था, तो ये अपना लोन पेयर इसके साथ जो है ये शेयर कर देगा या इसे डोनेट कर देगा।
अब जब इसे डोनेट करेगा तो आप देखेंगे ये पेयर इसके पास जब जाएगा तो ये पेयर नाइट्रोजन का भी है और ये पेयर बोरोन का भी है। अब देखें यहाँ पे ये नहीं हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बोरोन ने शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर किए, शेयरिंग हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बना है कि दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके साथ शेयर करेगा और इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करने के बाद ये दोनों के पास, ये पेयर नाइट्रोजन के पास भी होगा और बोरोन के पास, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल कंपाउंड को मैं यहाँ पे आगे करके लिख देता हूँ। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जिस मॉलिक्यूल, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है उसको हम लोग नाम देते हैं डोनर, और जिसने एक्सेप्ट किया है उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेप्टर। और हम एरो रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगाते हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन का डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, यानी एरो का जो हेड है ये एक्सेप्टर की तरफ होता है, ये एरो का हेड है। तो हमें पता चल जाता है कि किस एटम ने किसको इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है। और अगर इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास बनता है, ये नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, और उसके बाद ये मैं एरो लगा देता हूं और यहाँ पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड आ जाता है BF3। ये मेरे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब एक और बात कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने से दूर कर दिया इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बोरोन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर लिया है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल कंपाउंड हमारा जो है वो न्यूट्रल ही कंसीडर होगा। कंपाउंड के ऊपर 2 पोल्स तो बने हैं, पोलर कंपाउंड ही होगा, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गए जिसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरोन के साथ शेयर किया है। अच्छा, अब ये जो कंप्लीट डिस्कशन हुई है ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं फिलहाल। अगर इस लेवल के ऊपर देखेंगे तो यही चीज़ें हैं। 1 2 3 एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो उसको पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये टॉपिक ज़्यादा लेंथी नहीं है। अच्छा चलें एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास वाटर है, HO और H। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इधर से करीब आता है, दूसरा हाइड्रोजन इधर से करीब आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेते हैं, और दोनों जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये बनता है इस तरह जी ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो ये बॉन्ड बनेगा, यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आप देखें कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शर्त ये थी कि जो भी ये करना चाहता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, उसके लिए शर्त ये कि उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर सामने से कोई इससे बिल्कुल सामने से ऑपोजिट से आ जाता है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, या प्रोटॉन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हाइड्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, तो H पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो क्या करेगा जी, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करने के बाद इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे मैं कहता हूँ जी ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये इसका लोन पेयर, और यहाँ से इसने H के ऊपर इलेक्ट्रॉन अपना जो है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, और ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा जी, अब ज़रा एक और चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें इस कंपाउंड के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड ये है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये है, और तीसरा यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा प्लस। ठीक है, अब प्लस चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि देखें कि ये जो हाइड्रोजन था इसके ऊपर पहले ही प्लस था। यहाँ पे क्यों चार्ज नहीं आया था, क्योंकि बोरोन जब इसके करीब आया था तो बोरोन के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था, ना ही एमोनिया के ऊपर कोई चार्ज था। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अब देखिए इसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव,
और इसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव था और एक इसके ऊपर नेगेटिव भी आ गया, यानी ये तो हो गया न्यूट्रल। अब जब ये न्यूट्रल हो गया तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज हम कहते हैं ये पॉजिटिव आ गया। अच्छा, मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा था कि इसके अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है ना, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर होता ये है कि ये जो 3 बॉन्ड है, जिसके अंदर से 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तीनों के तीनों बॉन्ड जो है ये एक दूसरे के जैसे हो जाते हैं। यानी इनमें कोई तमीज़ नहीं की जा सकती, इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता कि कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन है। अब हाइड्रोनियम आयन जो बना है ना, इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो 2 तरह की है, लेकिन जब ये कंपाउंड बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, तो उस वक्त इसके तीनों के तीनों बॉन्ड जो है वो एक जैसे ही कंसीडर होंगे। यानी तीनों के तीनों बॉन्ड को अगर आप देखेंगे तो हर बॉन्ड जो है वो 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा और 66% जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यानी अगर आप ओवरऑल कंपाउंड को देखेंगे तो 3 बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड में, इस बॉन्ड में भी जो है ये 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और 66% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सेम केस इज हियर एंड सेम केस इज हियर। तो जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है तो उसके अंदर जितने भी बॉन्ड है, पहले कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, तो सारे के सारे बॉन्ड जो है वो एक जैसे ही कंसीडर होते हैं। चलें जी, एक आधी एग्जांपल और करते हैं हम लोग। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि वाटर बॉन्ड बनाता है, अपना ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, सेम उसी तरह हमारे पास 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, अल्कोहल्स और ईथर्स। सेम उसी तरह बॉन्ड बनाते हैं। अब अल्कोहल अगर देखें तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, और हमें पता है R यहाँ पे जो है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो गया, C2H5 हो गया। अच्छा, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास है जी CH3 और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है OH। अच्छा, सिंपल अगर आप देखें तो होता ये है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ में। अगर इसकी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करूं तो ये और ये, और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है और ऑक्सीजन ने एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है और इसके ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ये बना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर कार्बन के साथ शेयर कर लिया। अब इसके मुकाबले में भी अगर आपके पास कोई H पॉजिटिव आयन आता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन था, ये इसका एक लोन पेयर, और यहाँ से अपना इसने एक लोन पेयर शेयर कर दिया है हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया जी ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके ऊपर पहले भी देखें, एक पहले पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो हाइड्रोजन का चार्ज वैनिश खत्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। और इस तरह के ये भी आयन बना है, इस आयन को कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये अल्कोहल से बना है, यानी ये हमारे पास अल्कोहल फैमिली थी तो हम इसे कहेंगे ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल। सेम यही काम ईथर भी करते हैं। मैं कहता हूं जी मेरे पास ईथर है, ईथर का जनरल फार्मूला है ROR, यानी इसके दोनों तरफ कोई अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, मेरे पास सेम उसी तरह यहां पे CH3 है, दरमियान में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और यहां पे भी CH3 है। इसके मुकाबले में यहां पे कोई H पॉजिटिव आयन आता है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके साथ शेयर करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये CH3 ऑक्सीजन CH3, ये इसका एक लोन पेयर और यहाँ से इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया है हाइड्रोजन को। सेम उसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिस तरह इधर आया था। अब ये भी हमारे पास ऑक्सोनियम आयन है और ये ऑक्सोनियम आयन जो है ये ईथर फैमिली से बना है तो हम इसको कहेंगे ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर। ठीक है जी, तो सेम उसी तरह वही चीजें हो रही हैं कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम ने शेयर करना है, दूसरे ने एक्सेप्ट करना है, देने वाले को डोनर कहेंगे, एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की स्टोरी जो है वो ऑलमोस्ट इसी तरह की है। ठीक है, इसी तरह ये जो ऑक्सोनियम आयन बन गया
इसी तरह सम टाइम PH3 होता है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं हाइड्रोजन के साथ और इसके पास एक लॉन पेयर भी होता है। इसके मुकाबले में अगर कोई H पॉजिटिव आता है तो ये अपना लॉन पेयर इसके साथ शेयर करता है और शेयर करने के बाद ये बन जाता है जी PH4 पॉजिटिव। इसको कहते हैं फॉस्फोनियम आइन। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम, जिस तरह यहाँ पे देखें, एक और मैं बॉन्ड बना देता हूँ, यहाँ पे NH3 है और नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है। इसके मुकाबले में भी एक H पॉजिटिव आता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ये बन जाएगा जी NH4 और कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम आइन। तो ये फॉस्फोनियम आइन है, ये ऑक्सोनियम आइन है, ये अमोनियम आइन है। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये कंपाउंड इस तरह से बनते हैं कि जब अपना इलेक्ट्रॉन एक एटम अपना डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन का पेयर और दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है तो उससे जो बॉन्ड वजूद में आता है उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सम कुछ है कि हैं वो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली अगर फिजिकल स्टेट देखें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होती हैं, बड़े रिजिड कंपाउंड्स होते हैं, सख्त कंपाउंड्स होते हैं। और उसके बाद अगर इसके अंदर इसकी सॉलिबिलिटी देखें तो इसके अंदर 2 पोल्स तो होते हैं समटाइम। अब देखें इसके अंदर तो सिर्फ एक ही पोल है, एक पॉजिटिव एंड बना हुआ, नेगेटिव है ही नहीं। इससे पहले मैंने NH3 और BF3 वाली एग्जांपल बनाई थी, उसके अंदर 2 पोल्स थे। 2 पोल्स तो होते हैं कंपाउंड के अंदर, लेकिन ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पानी के अंदर अगर सॉल्युबल नहीं है तो इसका मतलब ये कंडक्टिविटी भी इसकी नहीं होगी। सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टिविटी नहीं होती किसी भी चीज़ की। अगर कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल हो या किसी चीज़ के अंदर डिसॉल्व हो तो फिर हम कहते हैं कि ये कंडक्टिविटी इसकी है। अब ये पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। तो ये चंद एक करैक्टरिस्टिक्स थी इसकी कि ये सॉलिड रिजिड होते हैं और उसके बाद पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, कंडक्टिविटी इनकी नहीं होती। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से थी। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पूछ लें। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।